बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, हम बासी हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के। ये वो मुल्क है जिसका साबिक वज़ीर आज़म चोर है, गद्दार है और बैरून मुल्क जाकर बैठा हुआ है। ये वो मुल्क है जिसका मौजूदा वज़ीर आज़म कश्मीर भारत की झोली में डाल चुका है। ये वो मुल्क है जिसके साबिक वज़ीर आज़म की बेटी सर्टिफाइड चोर है। ये वो मुल्क है जिसका मौजूदा वज़ीर आज़म भारत के साथ रवाबित बढ़ा रहा है और कश्मीर को सूबा बनाना चाहता है। ये वो मुल्क है जिसमें तमाम तर ऑपोजिशन पार्टीज नेक, साफ और शफाफ हैं। ये वो मुल्क है जिसमें हुकूमत नेक, साफ और शफाफ है। उसी वक्त में वही हुकूमत गलीज भी है, वही हुकूमत चोर भी है, डाकू भी है, और उसी वक्त में वही ऑपोजिशन नादहिंदा भी है, वही ऑपोजिशन बदज़बान भी है। ये सारे के सारे इल्ज़ामात किसी आम पाकिस्तानी के नहीं हैं, आम आवाम के नहीं हैं। ये वो इल्ज़ामात हैं जो आजकल एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन हो तो अपनी बात मनवाइए, इलेक्शन कैंपेन हो तो अपनी कारकर्दगी का बताइए। हमने 5 सालों में क्या किया, हमने 3 सालों में क्या किया, लेकिन वहां पर इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कैंपेन में मरियम नवाज साहिबा का आज गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, वो मुलाहिजा कीजिए। नारा सुना था ना 2018 के इलेक्शन से पहले, जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान। अब पता है क्या नारा होना चाहिए? जब आया है इमरान तो बिकेगा सारा पाकिस्तान। पहले ये पाकिस्तान को गिरवी रखकर आ गया, ये वोट चोरी करके कश्मीर में हुकूमत बना देता है, तो कोई पता नहीं ये कश्मीर के पहाड़ों को भी IMF के आगे गिरवी रखकर आ जाए। नाज़रीन, कुछ दिनों से जिस तरह के इल्ज़ामात और जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी, उसी को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए राना मोहम्मद अजीम साहब ने कल एक पेशीन गोई की थी कि आने वाले दिनों में कश्मीर की सियासत में और इलेक्शन कैंपेन में किस तरह की सूरत हाल हो सकती है, वो भी मुलाहिजा कीजिए। लीडरान के बयानात के बाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन जो है इंतहाई खूनी इलेक्शन होता जा रहा है। आने वाले दिनों में मजीद सियासी लीडरों पर अंडे, पत्थर, जूते ये इस्तेमाल हो सकते। नाज़रीन, आज की खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर में अली अमीन गंडापुर साहब के काफिले पर पथराव किया गया, अंडे और टमाटर फेंके गए और फिर बाद में हवाई फायरिंग भी हुई है। ये हमारी सियासत की मौजूदा सूरत हाल है। मुआशी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब ने। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ारूक साहब, इल्ज़ामात, जज्बाती बयानात, शाइस्तगी, इसमें अपोजिशन जो है वो तो दामन छोड़ती ही है, लेकिन इसमें ज़रूरी ये होता है कि हुकूमत की जानिब से हम आहंगी की फ़ज़ा कायम की जाए, रवाबित कायम किए जाएं। आप नहीं समझते कि इस तरह के इल्ज़ामात मुस्तक़बिल में बहुत गलत इम्पैक्ट डालेंगे आम आवाम पर भी और सियासत पर भी? देखिए, पहले तो बुनियादी तौर के ऊपर एक तजिया मैं आपके सामने रख दूँ। अगर आप एक एनालिसिस करें कि सारी कैंपेन के दौरान मरियम सफदर का जो निशाना है वो वज़ीर आज़म इमरान खान है। जो मोदी कश्मीर के ऊपर जुल्म ढा रहा है, उस मोदी के ऊपर तो वो बात ही नहीं करती। वो मोदी का कितनी बार नाम लिया उन्होंने। मैं अभी एक जलसे का क्लिप देख रहा था, 25 बार इमरान खान का नाम लिया, मोदी का नाम एक बार भी नहीं लिया, क्योंकि जुल्म तो मोदी वहां पे कर रहा है। कश्मीरियों के जो स्टेटस है वो मोदी ने वहां पर खत्म किया, लेकिन मोदी के साथ क्योंकि इनके जाती मरासम है, जाती ताल्लुकात हैं, चाचा भतीजी का ताल्लुक है, उनके खिलाफ बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके साथ साड़ियों और आमों के तोहफे लेते रहे हैं, उनके खिलाफ ये बात नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो कश्मीरियों की वकालत कर रहा है, क्योंकि वो कश्मीरियों का सच्चा सफीर बना हुआ है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम हो, सदर ट्रंप के साथ मुलाकात का मामला हो, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का मामला हो, इमरान खान ने कश्मीरियों का मुकदमा डट के लड़ा। आज पूरा वेस्टर्न मीडिया उसके खिलाफ लिख रहा है। ये इमरान खान का तुरा इम्तियाज है, जिन्होंने कश्मीर के मुकदमे को, कश्मीरियों की जदोजहद को आलमी सतह के ऊपर लाकर एक मरकज़े निगाह बना दिया, लेकिन ये उससे जेलस है। दूसरी जानिब इनको जो है वो शिकस्त नजर आ रही है। इस वजह से ये इस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनको ये लगता है कि पता नहीं ये इंतहा इलेक्शन जीत जाएंगे। आपने दुरुस्त फरमाया कि इनकी 5 साल वहां पर हुकूमत थी। ये बताएं वहां पर इन्होंने क्या किया, क्या तरक्याती काम किए, कितने कश्मीरियों के लिए इत्तिसाल खत्म इन्होंने किया,
कोई काम नहीं किया। मरियम सफदर के ट्विटर पे सवाए मोदी थैंक यू कहने के अलावा मोदी के मतलब कोई ट्वीट मुझे नजर नहीं आती। मैंने कहा चेक करें, कोई ट्विटर पे ट्वीट है, आप भी जरा चेक करें, आपको को मिलती है तो मुझे भी भेज दीजिएगा। और मामला ये है कि इनका आलम है, कहते हैं नवाज शरीफ को इदारों ने निकाल दिया, इदारों की मदद से निकाल दिया। और भाई नवाज शरीफ से इदारों का तो क्या ताल्लुक है? मुल्क तो आप बेच के गए हैं, सारा चोरियां तो आप करके गए हैं। आपने मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की, जाली अकाउंट्स बनाए, करप्शन की, पैसा मुल्क से बाहर लूट के लेकर चले गए। ये आपको एक कामे पे फारिग नहीं किया गया, आपको जो है कतरी खत के ऊपर फारिग किया गया। आपके पास लंदन के फ्लैट्स का दिखाने के अलावा रिकॉर्ड कोई नहीं था। और एक ही खानदान है पाकिस्तान में जिसको ये भी एजाज हासिल है कि पूरे का पूरा खानदान ही जो है वो भगोड़ा बना हुआ है, इश्तिहारी बना हुआ है। अभी तो चचा भतीजी की भी जो है वो लड़ाई चल रही है, एक ने पाँव पकड़ने, एक ने जो है वो मजामत करनी है, सारा मामला चलता है। कश्मीर काज है जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद की। कोई शक नहीं कि आपकी हुकूमत ने इसके लिए बहुत कुछ किया। लेकिन अब जो कश्मीर के अंदर ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, पाकिस्तान की तारीख में, मैं भी इतने इलेक्शन देख रहा हूँ, आप भी इलेक्शन देख रहे हैं, ऐसा सियासी गर्म माहौल कभी तारीख में नहीं हुआ कश्मीर के अंदर। और कश्मीर के अंदर ऐसे माहौल से क्या आज़ादी कश्मीर की तहरीक को नुकसान नहीं पहुँच रहा? देखें, जिस किस्म का ये बयान इस्तेमाल कर रही हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, पाकिस्तान का हमेशा एक कंसेंसस रहा है, एक स्टेटेड मौक़िफ़ रहा है। उस मौक़िफ़ पे मरियम सफदर के बयानात से कश्मीरियों की आज़ादी की पुरअमन जदोजहद का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। लिहाजा मैं समझता हूँ इसी वजह से तो हम कहते हैं कि अंडर 19 लीडरशिप पता नहीं कहाँ से ले आए हैं। यही वजह है कि इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये सिर्फ एक शरीफ खानदान की करप्शन पे पर्दा डालने के लिए अबू बचाओ मुहिम के ऊपर निकले हुए हैं। इनको ये पता नहीं है कि कश्मीरियों की कितनी यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो हो गए, लेकिन गंडापुर जो है कुर्बानियां दी, देखें गंडापुर साहब की जो तकरीर है वो भी तो उसी तरफ जा रही है ना। मुराद वहाँ पे जो बाकी आपके लीडरान वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी क्यों हम आप तो कंट्रोल कर सकते हैं। बात ये है, देखें बात ये है कि जवाब शिकवा जो है वो हमेशा फिर आता है। और जब जलसे होते हैं तो जलसों के अंदर हर बंदे का इजहार बयान, हज़ारे गुफ्तगू मुख्तलिफ होता है। लेकिन ये तो क्लेम करती है ना कि मैंने मुल्क को लीड करना है, हालांकि खुद भी ये सजा याफ्ता है। ये तो जमानत के ऊपर है, अपनी अपील की आज पेशी पे भी नहीं गई। 6 महीनों में 6 इनके वकील जो है वो इल्तवाए ले चुके हैं, लेकिन इनकी तरफ से किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया गया। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर आज इनको शिकस्त नजर आ रही है। आज जो इन्होंने वहां पर हमला करवाया राजा फारूक हैदर ने अपने हल्के के अंदर, आज हमारे लोग वहां भी जलसा करके आए हैं, वहां जोशो खरोश देखने के काबिल था। ये पहाड़ों पर जो है वो पीछे गिदड़ों की तरह पथराव कर रहे थे, सामने आए ना, सामने आने को तैयार नहीं है क्योंकि शिकस्त तय हो रही है। सियासत के अंदर हमेशा सियासी मैदान में मैदान लगता होता है, वहां पर बंदूकों के जरिए, पथराव के जरिए मैदान नहीं लगता। वो कमजोर लोग ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं जो हमें नजर आ रहा है इनकी जानिब से। तो फरूक हबीब साहब, क्या ज़बान से फिर ऐसे अल्फाज अदा कर देने चाहिए? अगर ज़बान के साथ ही ये मुकाबला लड़ना है तो फिर जिस तरह का तर्ज सियासत या जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से, क्या वो ठीक है? क्या आप गद्दार कहते रहें, इस तरीके से कश्मीर कॉज को या पाकिस्तानी सियासत को फ़रोग़ मिलता रहेगा? देखें, बात यह है कि जितना हमने कश्मीर कॉज को हाईलाइट किया है, इन्होंने कभी किया ही नहीं। ये तो कलभषण यादव पकड़ा जाता था तो कलभषण यादव के ऊपर इनकी जुबानें चुप हो जाया करती थी, टांगे कांपना शुरू हो जाया करती थी। अभी ये लाहौर में हमला हुआ, आपके लम्बे है, हमने साफ कहा भारत मुलव्वस है। चंद दिनों में तहकीकात करके सबूतों के सामने हमने पेश किया। इसी तरीके से कराची कॉन्सुलेट में हमला हुआ, हमने कहा भारत मुलव्वस है, सबूतों के साथ किया। ये वही मोदी हैं जो अफगानिस्तान जाते हैं दहशतगर्दी के बीज बोने, वापसी पर इनको सलाम करने इनके घर शादी के ऊपर आ जाते हैं। ये कहती हैं हमारी रगों में कश्मीरियों का खून है, कश्मीरियों का खून होता तो आप हुर्रियत रहनुमाओं को बुलाते अपनी शादी पे। जब आप हलफनामे पे भंगड़े डालने गए थे मोदी के दिल्ली, तो वहां पर आपने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं को नहीं मिले थे, वहां पर आप भारतीय अदाकारों को मिलना पसंद कर रहे थे। ये तो आलम है आपकी जद्दोजहद का। कश्मीर का भी इन्होंने ख्वाब में नहीं देखा होगा, आज ये कश्मीरियों के हकूक के चैंपियन बने हुए हैं। यही वजह है कि जो ये चाहते हैं कि सिचुएशन जो सूरत-ए-हाल बन गई कश्मीर के इलेक्शन में, देंगे। 3 दफा लड़ाई हो चुकी है कश्मीर के इलेक्शन में, आज फायरिंग भी हो गई, पथराव भी हुआ और आने वाले दिनों में ये मजीद हो सकता है। इस वक्त तक जब हम आपस में बात कर रहे हैं तो 2 शहराएँ ऐसी हैं जहाँ पर धरना दिया हुआ है, एहतजाज हो रहा है। तो क्या आपको नजर आता है कि 25 जुलाई को अगर यही खिलात रहे तो इलेक्शन हो जाएगा?
देखें, बात यह है कि ये इलेक्शन जो है वो कश्मीर के अवाम का इलेक्शन है। उन्होंने वहाँ पर अपने नुमाइंदे, अपनी क़यादत को मुंतखब करना है, और मैं समझता हूँ कि उस राइट को छीनने के लिए हम किसी की कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि इंतखाबात जो है वो पुरअमन इनेकाद हो। जब अली अमीन के ऊपर इन्होंने वहाँ पर बदतमीज़ाना जूता फेंका गया वहाँ पर जलसे के अंदर, तो वो भी अमल इन्होंने किया, क्योंकि इनकी तारीख है। राना साहब, आप तो बड़े अच्छी तरह जानते हैं, ये गुल्लू कुरैशी के मौजूद पाकिस्तान के अंदर ये यही हैं, और इस तरह के ओछे हथकंडे ये इस्तेमाल करते होते हैं जब इनको शिकस्त नजर आ रही हो। लेकिन हम परवोग नहीं होंगे। हम इलेक्शन के माहौल को पुरअमन रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कामयाब, साफ शफाफ कश्मीर के इलेक्शन का। तो इसके लिए क्या आप चीफ इलेक्शन कमीशन को कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं? माहौल में क्या अपनी क़यादत चलने का मौका मिले, उसको आप कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को नजर आ रहा है, ऐसा काम कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को नजर आ रहा है, तो क्यों नहीं एक्शन हो रहा फिर? देखें, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उनको नजर आ रहा है, इलेक्शन कमीशन का काम है, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनकी अमल दरामद है, उनको इसके ऊपर अमल दरामद करवाना चाहिए ताकि इलेक्शन का माहौल पुरअमन रहे। फरूख हबीब साहब, आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं इस वक्त हमारी मौशी सूरत हाल की। आपकी ट्वीट्स आए दिन आती हैं कि मौशी सूरत हाल हमारी बेहतर हो रही है, बेहतरी की जानिब गामजन है, हम खित्ते में दीगर ममालिक के साथ रवाबित भी बढ़ा रहे हैं। जिस तरह आज वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं, मईशत को ज़्यादा फ़रोग़ मिलेगा। अब पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 40 पैसे का इजाफा हो गया। अब ये इजाफा जो है ये आने वाले दिनों में महंगाई पर कितना इम्पैक्ट डालेगा? सिंध हुकूमत तो कहती है कि आपने अय्यारी के साथ ओगरा से 11 रुपए की सिफारिश मंगवाई और 5 रुपए बढ़ा दिए। नहीं, देखें, बात यह है कि इनको यह भी बताना चाहिए कि आलमी मंडी में $34 फी बैरल रेट था जनवरी के अंदर, अब वो पहुंच गया $75 फी बैरल के ऊपर, रेट बढ़ गया। आज भी पाकिस्तान जो है इर्द गिर्द खित्ते में पेट्रोल सस्ता है, 118 रुपये लीटर है, बांग्लादेश में 167 है, ये भारत हमारा साथ है, वहां पर 220 रुपये लीटर है। PMLN के दौर के अंदर डॉलर 108 रुपये पे था, जब उस वक्त पेट्रोल 113 रुपये में बिक रहा था। उस वक्त डॉलर के अंदर $1.4 के ऊपर पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमत थी। आज जो है डॉलर 160 पे है, लेकिन पेट्रोल 118 पे। इसका मतलब ये है कि $0.73 के ऊपर है। फिर भी PMLN के दौरे हुकूमत से हमारा डॉलर पेट्रोल की कीमतें कम है। हमने पेट्रोलियम लेवी को नहीं बढ़ाया, पेट्रोलियम लेवी को हमने कम रखा कि ताकि अवाम के ऊपर कम से कम बोझ डालें। हमने अवाम के ऊपर बोझ नहीं आने दिया। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि जो आलमी सतह के ऊपर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसी तरह आलमी सतह के ऊपर महंगाई में एक 40% इजाफा हुआ है। पिछले 10 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं। सिर्फ खुर्दनी तेल, जो घी हम खाते हैं, जिसमें खाना पकाते हैं घर के अंदर, उसमें 124% इजाफा हुआ है। वो सारा मलेशिया, इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं। महंगाई हमने पाकिस्तान के ऊपर हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है वो फूड सिक्योरिटी पे है। दालें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हम दालों की पैदावार पाकिस्तान में आपने बात की कि मरियम साहबा जो है वो पाम ट्रीज लगाने लगे हैं, जैतून का तेल, जैतून के दरख्त पाकिस्तान लगा रहे हैं। साहब, ये तो हो गया। अभी आपने महंगाई पर काबू पाया जा सके। मरियम साहबा सजा याफ्ता हैं, अगर वो सजा याफ्ता हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई वो जलसे नहीं कर सकती। एक सजा याफ्ता वो टीवी पे नहीं आ सकते, तो उसके खिलाफ अभी तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपका पैमरा उस पर क्यों खामोश है? आपके दीगर इदारे इस पर क्यों खामोश हैं? देखें, बात यह है, सजा याफ्ता तो हैं, लेकिन सजा सिर्फ मुअत्तल हुई है क्योंकि इन्होंने एक अपील दायर की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इनके वकील ने 6 इल्तवाएं ली। आज भी जो है ये पेश नहीं हुई वहां पर जाकर, इन्होंने दरख्वास्त जमा करा दी, वो फिर मुलतवी हो गई दरख्वास्त। ये खुद अपनी अपीलों को, अपने दायर दरख्वास्तों को डिले करते हैं। इनको पता है कि यहाँ से अगर हम अपील चलेगी तो हमारे खिलाफ सबूत इतने हैं, हमारे पास रसीदें हैं नहीं दिखाने को, हमारी सजा जो है वो बहाल हो जाएगी। रिंग रोड स्कैंडल पे जरा आ जाए। नैब ने केस लड़ा है, नैब को चाहिए इसके ऊपर काम करें। बिल्कुल करना चाहिए। रिंग रोड स्कैंडल पे आ जाए जरा। उसमें पहले शोर मचा के बहुत से सियासी लोग इसमें मुलव्वस हैं। अब सामने चीजें ये आई हैं जो एंटी करप्शन ने कहा है कि इसमें सिर्फ सरकारी अफराद मुलव्वस थे। तो क्या आप समझते हैं कि इसमें सिर्फ सरकारी अफराद मुलव्वस थे? देखें, बात यह है, पहली बुनियादी चीज़ तो यह है कि हमारी हुकूमत के अंदर अगर किसी के ऊपर कोई सवाल उठता है तो हम इंक्वायरी भी करवाते हैं। इंक्वायरी करवा कर जो मुतलका इदारे हैं उनको भी इसके ऊपर काम करने का मौका देते हैं, क्योंकि
जो एंटी करप्शन है उसका दायरा इख्तियार जो है वो पॉलिटिकल लोगों तक नहीं है, उसका दायरा इख्तियार जो है वो सरकारी लोगों तक है। जो सरकारी लोग मुलव्वस पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, उनको कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया जिसमें साबका कमिश्नर रावलपिंडी भी शामिल है, इसके अलावा उनके साथ जो लोग थे वो भी शामिल हैं। अब किसी के ऊपर कोई केस इस्टेब्लिश नहीं हुआ, लेकिन कल जो डीजी एंटी करप्शन ने कहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके मामलात को हवाले को नैब को भेजने या नैब को भेज दें, नैब कार्रवाई करे, कोई भी मुलव्वस हो वो उसके अंदर पकड़ा जाएगा। क्या इतला है सरकार सियासी अफराद है मुलव्वस रखते हैं? फरूख साहब क्या आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्या सियासी अफराद है? देखें ऐसी कोई इतला जो है वो तहकीकाती रिपोर्ट के अंदर एज सच किसी सियासी असर रसूख या सियासी नाम के तौर पे नहीं आई, लेकिन हम चाहते हैं कि शफाफियत इंश्योर हो, इंसाफ के तकाजे पूरे हों, लिहाजा जो है वो डीजी एंटी करप्शन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को वो चाहते हैं मज़ीद तहकीकात उनके अंदर हो, वो नैब को केस भिजवा रहे हैं बाकी, लेकिन जो उनका एंटी करप्शन का जहाँ तक जुरिस्डिक्शन थी वहाँ तक उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। अच्छा फ़ारूक हबीब साहब, माजी करीब में अपोजिशन ये कहती रही कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो नैब की वजह से काम नहीं कर रही। अभी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने भी यही कह दिया कि ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, हम माहौल साजगार बनाएंगे, नैब कवानीन में तरमीम करेंगे या उस बारे में सोच विचार करेंगे। नैब ने वज़ीर ख़जाना के बयान को मन घड़त करार दे दिया। अब आप किसके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं इसमें? नहीं, देखें दो बुनियादी चीज़ें हैं। देखें बात यह है कि कानून अगर बनाना है वो पार्लिमान ने बनाना है। मामला ये है कि अगर किसी जगह के ऊपर नैब के कवानीन को बेहतर करने की ज़रूरत है तो वहाँ बेहतर किए जा सकते हैं। अब मामला ये है कि ऐसा भी होता है कि दो प्राइवेट पार्टीज़ हैं, उनका आपस का लेन देन है, उससे किसी पब्लिक खजाने को नुकसान नहीं हुआ, वो भी नैब के जुरिस्डिक्शन के अंदर आ जाते हैं। इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी के हवाले से है, ये तय किया जा सकता है कानून के अंदर कि किस मौका पर किस स्टेज के ऊपर ब्यूरोक्रेसी को जो है वो पकड़ा जा सकता है। यहाँ पर जो है वो इनिशिएटिव ब्यूरोक्रेसी लेने से डरती है कि अगर कोई हम काम शुरू करें तो उसके अंदर नैब ना आ जाए, वो डर तो उनके अंदर मौजूद है। लेकिन आप ये समझते हैं कि नैब का दायरा जो है वो महदूद होना चाहिए, लामहदूद ना हो? नहीं, देखें, नहीं, दायरा महदूद नहीं है, किसी को सस्तना नहीं मिल सकती। जिसका भी ताल्लुक सरकार से या सरकार के खजानों के फैसलों से मुतल्लिक है, जिसका कौमी खजाने को कोई नुकसान हो सकता है, वो तमाम उसका हिस्सा रहेंगे, लेकिन उसका तरीक़ाकार को बेहतर किया जा सकता है ना, उसको फाइन ट्यून किया जा सकता है, उसकी स्टेजेस मुतय्यन की जा सकती हैं कि किस लेवल के ऊपर नैब जो है वो पूछ-गुछ कर सकता है, किस मरहले के ऊपर जाकर बुला सकता है। यहाँ पर तो कोई ऐसा मामला होता है, कोई नोटिस इशू हो जाता है इनिशियल सतह के ऊपर, जिसके खिलाफ नोटिस इशू हो जाता है वो अपनी फिर सफाइयाँ पेश करता रहता है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब, इस हवाले से अपना वक्त नाज़रीन दिग्गज इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कैंपेन में जिस हद तक कशीदगी हो रही है और ये अफरा तफरी की कैफियत जो पैदा हो रही है, क्या साबिका दौर में जब कश्मीर में इलेक्शन होते थे तब भी यही कैफियत होती थी? क्या तब भी ऐसे ही नारे लगते थे? क्या तब भी ऐसी ही कशीदगी होती थी? क्या तब भी अफरा तफरी ऐसी ही होती थी, ऐसे ही पथराव होता था? माजी क्या था और अब हाल क्या है? हाल में ऐसी सूरत हाल की वजह क्या है? राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, इलेक्शन क्यों बनते जा रही हैं आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, इसकी बुनियादी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर, मैंने एक दिन पहले कह दिया था कि कश्मीर के अंदर पथराव भी होने लगा है, कश्मीर के अंदर गोली भी चलेगी, अंडे भी चलेंगे, जूते भी चलेंगे। और आज मैं आपको एक और बड़ी ख़बर दे दूँ, कश्मीर के अंदर ऐसे अनासर जो अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, वो 300 से ज़ायद अफराद कश्मीर के अंदर इस वक्त पहुँच चुके हैं, जिनको गैर मुल्की कुव्वतों की आशीर्वाद हासिल है, जो हर सूरत में चाहते हैं कि कश्मीर काज को नुकसान पहुँचाने के लिए कश्मीर इलेक्शन को मुतनाज़ा होनी बनाया जाए। देखिए अब बदकिस्मती क्या है, मैंने अपनी पूरी सहाफ़ती ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में वैसे आज तक कश्मीर के इलेक्शन में ना ये ज़बान सुनी है, ना ऐसा माहौल देखा है, ना ऐसी तलखी देखी है। कश्मीर के इलेक्शन होते हैं, सियासी लीडर जाते हैं, जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, लेकिन इस दफ़ा इंतहाई हो गई है, बिल्कुल इंतहा हो गई है, चाहे अपोजिशन की तरफ से हो चाहे हुकूमत की तरफ से हो। ज़रा पहले आप एक फुटेज देखें, क्या ये मुमकिन है? आप ये गौर करें कि एक शख्स जो है
चले पुलिस यहाँ गार्ड तो कर रहे हैं, ये वाइट कपड़ों में मुलव्वस जो शख्स मौजूद है जो फायरिंग कर रहा है, ये शख्स कौन है? ये कोई एक तो है ना, ये फायरिंग कर रहा है, वाइट कपड़े इसने पहने हुए हैं, सिविल कपड़े पहने आदमी है, ये फायरिंग कर रहा है। इसके बाद असला किस तरह आया? ये वहाँ पे असला लेकर क्यों गया? इसको पकड़ा क्यों नहीं गया अभी तक? इसको सामने क्यों नहीं लाएगा? फिर उसके ऊपर देखेंगे जो लोग ऊपर चढ़ के पथराव कर रहे हैं, इन्हें कहा जा रहा है ये मुस्लिम लीग नून के हैं, बिल्कुल होंगे मुस्लिम लीग नून के। ये कहाँ से पथराव कर रहे हैं? क्या सिक्योरिटी वालों को नहीं पता था? मुझे अगर एक दिन पहले पता था, मैं प्रोग्राम में कह सकता था, तो क्या अदारों को नहीं पता था जो वहाँ पे सिक्योरिटी के अदारे हैं? या सर आने वाले, आपको पता है आज आने वाले 1 या 2 दिनों में रोड्स ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे वहाँ पर बड़ा खौफनाक हो जाएगा। आज भी रोड ब्लॉक हुए, आने वाले दिनों में हो जाएंगे। और मैं आपको एक और बता दूं, ये जो मैं कह रहा हूँ ना 300 अफराद वहाँ पे आ गए, ये अफराद वो हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के परचम उठा के फिरते होंगे नहीं, उनके सियासी जमातों के परचम होंगे, बैजिस लगाए होंगे, और इसी तरह जलसे जुलूसों में सब कुछ होगा। और इस इलेक्शन को खूनी इलेक्शन बनाने में जहाँ गैर मुल्की कुव्वतें मुतहरक हैं, उन पर सबसे ज़्यादा काम जो है हमारे सियासतदानों ने किया, जो ऐसी तकारीर कर रहे हैं। आप मोहतरमा की तकरीर सुने, वो कहते हैं कि आपने हिलना नहीं यहाँ से, आपने ऐसे कर देना है, फेंक देना उठा के, फलां कर देना है। उसके जवाब में वहाँ पे कोई गद्दार किसी को कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। और तो और कल मुजफ्फराबाद में एक ही बड़ी सियासी जमात जो है वो उनके अपने ही कारकुन एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबां होंगे। इसी तरह दूसरी तरफ जो है वहाँ पे नून लीग का कारकुन और नून लीग और हल्का 6 में और तहरीक इंसाफ का जो नजरियाती ग्रुप है वो वहाँ पे हाथापाई हो गए। ये तो अभी 2, 4, 6 हल्के तो वो है जिसकी चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई हैं। मेरे पास इंतजार बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब रहनुमा एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हुए गलत अलकाबात से नवाजेंगे तो फिर कारकुन कहाँ पे खामोश रहेंगे? नहीं होंगे ना। मैं तो कह रहा हूँ कि एक वो कुव्वतें जो वहाँ पे इंतशार पैदा करना चाहती हैं वो मुतहर्रक हैं। उसके बाद जलती पे तेल वाला जो हिसाब है ना, वो तो इन्होंने ढाला है। इनकी तकारीर सुन लें, इनके जलसे देख लें, इनकी गुफ्तगू देख लें। मुझे बताएं किसी एक जलसे में इन्होंने कहा है कि आज़ादी कश्मीर, दुरुस्त का फ़रख हबीब ने आज़ादी कश्मीर की बात की? मुझे एक नारा दिखा दे जो लगाओ कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। चले मुझे दिखा दें, तमाम फुटेजें निकाल के दिखा दें किसी में कहा गया हो, मुस्लिम लीग नून का जलसा हो या किसी का भी जलसा हो, कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नहीं कहा गया। भाई आने वाले दिनों में कश्मीर में और मज़ीद बड़ा खौफनाक सिनेरियो आ रहा है। इसलिए आज मैं चलें आपको ये ख़बर ब्रेक कर दूं, आज अहम तरीन अदारे जो हैं इस पर एक बड़ा फ़ैसला करने जा रहे हैं। और ये बड़ा फ़ैसला ये मुतवक्के हो सकता है कि तमाम सियासी जमातों के लीडरों को सख्ती से ये पैगाम जाए, सख्ती से, कि आप जल्द से जुलूस ज़रूर करें लेकिन इंतशार की सियासत बिल्कुल बंद कर दें। मैं आपको ये मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ। और हो सकता है, मैं तो कल कहा था चीफ इलेक्शन कमीशन को बड़ा फैसला करने जा रहा है, उसको भी आज पैगाम मिल गया कि बड़ा फैसला करें। आज के इन हालात के बाद अदारे मुतहर्रक हो गए हैं, वो किसी सूरत में नहीं चाहते कि कश्मीर के अंदर इंतशार हो, किसी सूरत में। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो। लेकिन आज शाम में जब कल की सुबह जो होगी, आपको नज़र आ जाएगा कि बड़े अहम तरीन फैसले कश्मीर के हवाले से होंगे। और अब कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर कंट्रोल ना हुआ तो फिर इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। आपको पता है ये जो पथराव कर रहे हैं लोग, मेरे पास तो इनके नाम भी आ गए। ये जो पथराव कर रहे हैं किस जमात से तलक रखते हैं, ये कहाँ से आए? और आपको ये भी पता है कि अगर यहाँ पे पथराव ना होता तो आगे एक जगह फायरिंग होनी थी, जिसको कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ा खौफनाक चल रहा है सिलसिला। और जब इनके ताने बाने जो हैं, ये बेचारे जज्बाती कारकुन जज्बात में आके आ जाते हैं, लेकिन इनको नज़र नहीं आता कि इनको पीछे पुश कौन कर रहा है, इनको सप्लाई कौन दे रहा है। इन्हीं के इन पथराव में एक शख्स ऐसा भी आ जाएगा जो गोली चला देगा। तो ये हालात पैदा होने जा रहे हैं। खुदा न खास्ता कश्मीर के अंदर अगर एक जगह खूनी तसादम हो जाता है तो आप समझते हैं इलेक्शन पूरा में रहेंगे? किसी सूरत में पूरा नहीं रहेंगे। और इंडिया इसको उठाएगा। 25 तारीख का मंजरनामा क्या देख रहा है? देखिए 25 तारीख अगर तो मैं आपको बता रहा हूँ, कल सख्त तरीन हालात, कल सख्ती की जाएगी, कल से सख्ती शुरू हो जाएगी और पैगाम चला जाएगा, बड़ा सख्त पैगाम जाएगा कि आप अपना सियासी जलसे करें, इंतशार की बात ना करें। ये पैगाम कल चला जाएगा। उसके बाद अगर उसके बावजूद नहीं रुकता तो मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूँ, 25 तारीख जो है वो कश्मीर काज के लिए नुकसानदेह हो जाएगी अगर ये इसी तरह हालात रहे। और 25 तारीख को तमाशा लगेगा, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे। आपको पता है माजी में कश्मीर में इलेक्शन लड़ने वाले एक दूसरे को हार भी पहनाते थे।
एक दूसरे को मिलते भी थे। अब ये हालात पैदा हो चुके हैं कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे, तो ये फिर दुश्मन कामयाब हो गया ना यासर। वो दुश्मन जो कश्मीर के हवाले से जो चाहता था फिर वो होना शुरू हो गया ना। ये देख के मैं तो कह रहा हूँ कि ये इनकी जो वीडियो बनी है फायरिंग करने वाले की, चलो समझ लें कि नीचे से वीडियो बना ली, ऊपर से जो पथराव कर रहा है पीछे से वीडियो बनी हुई है यासर, फ्रंट से नहीं बनी हुई। आप गौर करें ना, जो पथराव कर रहे हैं उनकी वीडियो पीछे से बन रही है, तो पीछे कौन खड़ा होगा इनकी वीडियो बना रहा था? कोई पीछे खड़ा था ना, प्लान। तो आप बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये प्लान था कि पीछे से खड़ा शख्स वीडियो। मैं कह रहा हूँ कि मैंने अगर कल प्रोग्राम में कह दिया कि ये सब कुछ होगा तो हमें किसी जगह से मिला। ये देखें, ये जो पत्थर मार रहे हैं आप जरा देखें, ये पत्थर मार रहे हैं, इनका चेहरा नजर नहीं, बैक से इनका नजर आ रहा है, बैक पर कौन खड़ा होकर इनकी वीडियो बना रहा था? वो वीडियो बना के किस किस को भेज रहा था जनाब? हर उस इंडियन चैनल पे भेज रहा था कि जहां पे ये बात हो रही है कि कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ने वाले, कश्मीर की आज़ादी की बात करने वाले वहाँ इक़्तिदार के लिए आपस में गुत्थम गुत्था है, वहाँ पर एक दूसरे पर पथराव हो रहा है, फायरिंग हो रही है, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है, ये चल रहा है। तो इसके बाद मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के दायरे खामोश रहे, बल्कि मेरी इत्तला है कि सख्त एक्शन होने वाला है और आइंदा 24 घंटे बड़े अहम है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक्शन के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, किसी भी सूबे के अंदर तरक्याती काम हो तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया जाता है। वो कॉन्ट्रैक्टर्स ही उस तरक्याती काम में बेहतरी लाने के अज़्म का इजहार करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बना के देते हैं, उस मद में सिक्योरिटी भी जमा करवाई जाती है। इंकशाफ कुछ यूँ हुआ कि साबिका दौर में पंजाब के अंदर जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने सिक्योरिटी जमा करवाई थी वो सिक्योरिटी कहीं गायब हो गई, हुकूमत देने से इनकारी हो गई या वजह कुछ और है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सैफुल्लाह घुमन साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है। सैफुल्लाह घुमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। घुमन साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ, इस पर ज़रा बात कर लें राना अजीम साहब से। राना साहब, असल मामला क्या है और इस इशू की बुनियादी वजह क्या बनी? यह सर बड़ा खौफनाक मामला है कि ये कोई 1000, 2000, 5 करोड़, 10 करोड़ या 20 करोड़ की बात नहीं है। जो भी कंट्रैक्टर होता है, ठेकेदार होता है, जब ये किसी सरकारी इदारे में ठेका लेने जाते हैं तो इनके कुछ रकम ज़र ज़मानत जमा होती है जो हुकूमत के पास रहती है। अब हुआ क्या कि शहबाज शरीफ दौर में जब बल्दियाती इदारे ख़त्म कर दिए जाते हैं तो उस दौर में फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेटअप ख़त्म होता है, तो ज़िले के DCO को DC का दर्जा दे दिया जाता है, तो तमाम अकाउंट फौरी तौर पर जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। और हुकूमत क्या करती है कि वो तमाम पैसा, ये अरबों रुपये है, अरबों रुपये अपनी तहवील में ले लेती है। चले हुकूमत के ख़जाने में ये अरबों रुपया चला गया, जब ये अरबों रुपया हुकूमत के ख़जाने में चला गया तो उसके बाद राइट है, उसको हकूक़ हासिल है कि वो वापस ले। अब वापस भी नहीं मिल रहे, कहा जा रहा है ख़जाने में पैसे नहीं है। भाई पैसा नहीं है, अब किसी ने कहा जी वो मेट्रो पे लग गए, किसी ने कहा जनाब ऑरेंज ट्रेन पे लग गए, किसी ने कहा कुछ लग गए। अगर वो मेट्रो या ऑरेंज ट्रेन पे लग गए हैं तो फिर ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो या दीगर तरक्याती कामों में लगने वाले जो पैसे जो ऑडिट में आए हैं या सर, फिर वो पैसे कहाँ से आए? फिर वो पैसे जो हैं वो जो लगे थे वो कहाँ गए पैसे? आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर ठेकेदारों को पैसे उधर लग गए हैं तो फिर जो वहां पे सरकारी खजाने से दूसरे पैसे लगा के ऑडिट में लाया गया, फिर वो पैसे बजट किधर से आया, वो कहां से गया? इसका मतलब है ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, इतना बड़ा स्कैंडल है कि स्कैंडल को किसी ने देखा भी नहीं। क्या हर साबिका दौर में अरबों रुपए की रकम कहाँ गई? अगर वो बैंकों में है तो उसके मद में कितने अरब रुपया बैंक इकट्ठे कर चुके हैं? ये तरीका और ये स्ट्रक्चर तो वैसे ही बनता है जैसे जाली अकाउंट हो, यानी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे से विड्रॉल कराया, फिर पांचवें में जमा करवा दी है। तो अब अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि किस अकाउंट में रकम है और किस में नहीं है। बिल्कुल इसी तरह, और जब कोई मांगने जाता है कि जनाब हमारे पैसे वापस करें तो इनकार हो जाता है, बिल्कुल वाज़ेह इनकार हो जाता है। घुमन साहब, आप क्या राय रखते हैं, क्या क्लेम है हुकूमत की जानिब? वाजिबात कितने हैं, किस मद में हैं, कितने कॉन्ट्रैक्टर्स के हैं और हुकूमती मौक़िफ़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम दूर की जाते की हाल पे बहुत शुक्रिया सर। मसला कुछ यूँ है कि जब डिस्ट्रिक्ट सेटअप खत्म होता है 31 दिसंबर 2016 को, तो उस वक्त पंजाब भर के जो कॉन्ट्रैक्टर की सिक्योरिटी है वो नियर अबाउट 57 अरब रुपए, और जो ही हुकूमत खत्म होती है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेटअप खत्म होता है, तो वो हमारी सिक्योरिटी सील कर दी जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारी सिक्योरिटी गई किधर है। जैसे कि राणा साहब ने अभी फरमाया कि उस सिक्योरिटी का कोई पता नहीं कि गई किधर है, उसको रेजिडेंट खा गई है या अकाउंट खा गया है या वो किधर गई है। इससे हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है पंजाब भर के
लाखों की तादाद में हम कंट्रैक्टर हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो छोटे कंट्रैक्टर हैं उनका बहुत ही बुरा हाल हुआ है। उनमें से अक्सर तो ये पेशा ही छोड़ गए हैं। उसकी वजह ये थी कि छोटे थे, जो प्रॉफिट था वो गवर्नमेंट ले गई। अब 5 साल होने को है, अभी तक कोई उसका वाली वार नहीं पड़ता। कुछ पैसे गवर्नमेंट ने हमें रिलीज किए हैं लेकिन अभी भी आधे भी नहीं हुए। तो जिस स्पीड के साथ ये कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है अगले 5 साल भी अब कंट्रैक्टर को हमारी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी सर क्या है, मानत है हमारी एक हुकूमत के पास, और जो हुकूमत मानत में खयानत करे उससे हम क्या तो करें सर। नहीं घुमन साहब, क्लेम क्या है, यानी वो कितने अरसे के लिए ज़र जमानत रखी गई थी, फिर हुकूमत क्या कहती है कि वो पैसा गया कहाँ पे? हाँ जी, उसका सर ये होता है कि हमारी एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के साथ कि जब कोई हमारा सुबह मुकम्मल होता है तो किसी की 6 माह, किसी की 1 साल है टाइम लिमिट के। 1 साल तक देखना है कि उस काम में कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं आया। अगर नहीं आया तो उसको डिलीट कर दी जाती। लेकिन अब तो 5 साल होने को है। आप क्या समझते हैं, जब आप लोग मांगने गए इनके पास, जब आप हुकूमत साहब का हुकूमत के पास गए तो उन्होंने क्या कहा? ये पैसे आपके कहाँ लग गए? आप लोग गए ना, अदालतों में भी गए या सब हर जगह? शायद आपको याद हो उस वक्त पंजाब हुकूमत जो थी मुस्लिम लीग नून की, वो ड्राफ्ट में चलती। हमारे चक्कू पे ये सिक्के रख देते थे कि डेली 10 करोड़ से ज्यादा किसी डिस्ट्रिक्ट सेटअप में किसी अकाउंट अफसर ने रिलीज ही नहीं करना। वो चेक लेके भी हम उस वक्त घूमते थे। तो ये वो ड्राफ्ट की वजह से पता नहीं किधर गया पैसे, हमें तो कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा। क्या मौजूदा हुकूमत से बात हुई इस मामले में आपकी? जी मौजूदा हुकूमत से हुई है। वो भी कुछ लोग वोट का सहारा लेते हैं, हाईकोर्ट में चले जाते हैं, वहाँ रिट करते हैं, फिर वो एक लंबा प्रोसेस होता है, फिर कुछ पैसे उसको मिल जाते हैं। घुमन साहब, वो बड़ी बड़ी कंपनीज कौन सी हैं जिसके ठेके लेगी है? अब हम छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स की बात नहीं करते, मजमूई तौर पे समझने के लिए बड़ी कंपनीज कौन सी हैं या बड़ी वजारतें कौन सी हैं, इदारे कौन से हैं जिनकी जानिब बड़ी रकूम वाजिबुल अदा है? और वो तो गवर्नमेंट सेक्टर में काफी कॉन्ट्रैक्टर है ना, कैटेगरी नहीं। गवर्नमेंट के कौन कौन से इदारे हैं जिनकी तरफ आपके ये पैसे हैं? सर ये हाईवे का डिपार्टमेंट हो गया, बिल्डर का डिपार्टमेंट हो गया। यदि उस वक्त यूं समझे कि जितने अदारे डिस्ट्रिक्ट सेटअप के अंदर काम कर रहे थे ना, वो सब के सब इसी में बेचारे परेशान है और वो ही इस पे आज तक रो रहे हैं, दर दर की ठुकरें खा रहे हैं। तो क्या नैब में नहीं आप लोग गए इसके लिए, किसी और जगह नहीं गए कि अरबों रुपए का ये एक घपला है, छोटा नहीं है, अरबों रुपए हैं? कि नैब भी सर कोई एक्शन नहीं लिया। नैब भी वैसे की वैसी है, उसको शायद पता ही नहीं है कि इतना बड़ा हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। मैं तो इसको फ्रॉड कहूँगा कि 5 साल से हम रो रहे हैं। अब देखें सर, कीमत कितनी गिर गई है पैसे की, अब उसकी वैल्यू क्या रह गई है? क्या हमें ये प्रॉफिट देंगे? अल्लाह सूदी तौर पे तो ये होता है कि हमारी सिक्योरिटियाँ जब ये काटती हैं तो उसको अकाउंट होता है उसमें बैंक में जमा करा देते हैं ताकि हमारा उस पर प्रॉफिट मिलता जाए। लेकिन हमें नहीं पता वो प्रॉफिट किधर गया। हमें तो अपनी असल रकम नहीं मिल रही कि वो किधर गई है। प्रॉफिट तो दूर की बात है। घुमन साहब, एक अगर मुआहिदा होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो लागत बनती है, तो लागत और ज़र ज़मानत का तनासुब क्या होता है? कितने % ज़र ज़मानत ली जाती है? हाँ सर, पहले तो ये होता है कि 2% तो हम पहले ज़र ज़मानत देते हैं उनको जब हमने टेंडर में हिस्सा लेना है। सही। वो हम CDR की शक्ल में उनको जमा कराते हैं डिपार्टमेंट को। उसके बाद होता है जो 50 लाख तक का अमाउंट है ना, उस पर लेते हैं 10% सिक्योरिटी, और 50 लाख से जो ही ऊपर जाता है कोई प्रोजेक्ट तो उसमें लेते हैं 5% सिक्योरिटी। तो यूं समझ लें कि जितना भी कोई प्रोजेक्ट होगा उसमें 7% के करीब ये सिक्योरिटी बन जाती है बात। तो घुमन साहब, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आपका ये कहना है मजमूई रकम 57 अरब है, तो वापसी अभी तक कितनी रकम की हो चुकी है? वापसी आधी भी नहीं हुई अभी तक, आधी भी नहीं हुई, और हुकूमत की जानिब से हाथ पांव भी नहीं पकड़ाया जा रहा है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जब रकूम होंगी तब वापस कर दिया जाएगा। बेशतर इदारे जो हैं वो अदालतों का सहारा ले लेते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर्स जाएं तो जाएं कहाँ। बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह घुमन साहब इस हवाले से अपना के लिए। राना साहब, अगर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो हुकूमत से नाउमीद हो जाएंगे तो आने वाले प्रोजेक्ट में कौन फिर आएगा? आप ब्यूरोक्रेसी को कोसते हैं कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, तो कॉन्ट्रैक्टर्स कहाँ से ढूंढेंगे फिर? यासिर, मैं इसमें आपको एक बड़ी खबर देता हूँ ना, वो हुकूमत से डरते हुए या सरकारी, क्योंकि इन लोगों ने अपने ठेके लेने होते हैं, इनको डर लगता है। मैंने जब इस खबर पे काम किया तो पता चला कि बहुत सी रकूम ऐसी है जो सरकारी ख़जाने से निकल आई हैं।
बहुत सी रकूम ऐसी हैं जो सरकारी खजाने से निकल आई हैं। जिसने ज़र जमानत जमा करवाई उसकी सिक्योरिटी निकल आई, वापस निकल आई भाई, उसी के नाम पे निकल आई बड़ा कुछ, लेकिन उसे मिली नहीं। उसे मिली नहीं। देखिए एक्सियन बादशाह होता है, ये जो एक्सियन होता है ना, ये बादशाह होता है। यहाँ पे एसईओ जो एसडीओ होता है जो, वो बादशाह होता है। अब उसने नीचे देखे एनओसी किसने देना है, फाइनल किसने करना है, जनाब ये सड़क बिल्कुल दुरुस्त है, ये ठीक बन गई है सड़क, जनाब इसका एनओसी दे दिया जाए, ये 1 साल हो गया, इसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। जनाब इसमें से अरबों रुपए की रकम वो है जो मिली भगत से निकल चुकी है। अब जब आप, बड़ा सिंपल सा है, एक ठेकेदार है, वो बेचारा 6 माह 8 माह साल चक्कर लगाते, नहीं पैसे मिलते, वो कोई और काम कर लेता, पता होता यार मिलने ही नहीं। मैं आपको ये मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, इसके ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी मौजूद हैं कि बहुत सी रकम वो है जो निकल चुकी है। उन ठेकेदारों की रकम निकल चुकी है। निकालने वाले सरकारी इदारे के लोग हैं, निकालने वाले हुकूमत में बैठे हुए कुछ अहम लोग हैं। मेरे पास तो ये इतला है, मुझे मेरा सोर्स ने कहा, जिसने मुझे ये डॉक्यूमेंट्स दिए, उसने कहा आपको पता है कि बहुत से अहम हुकूमती ज़िम्मेदारान जो है वो बाकायदा इस बहती हुई गंगा से अपने हाथ धोते रहे हैं, वो बाकायदा हिस्सा लेते रहे हैं। ये आज ये जाते हैं, मुझे एक बात बताएं, 47 या 57 अरब रुपया है, उसमें से 20 अरब रुपया मिल गया, अगर उसमें बाकी 37 अरब रुपया खा गए हैं तो 37 अरब एक रकम है ना यासर, और इतनी बड़ी रकम हजम कर दी गई। आपको पता है, मैंने तो जब यहाँ जाके देखा तो यहाँ पे तो इतना काम होता है कि जनाब काम होता नहीं, मुकम्मल नहीं होता, कई काम हुए भी नहीं और उसकी रकम निकल आती है, उन ठेकों की रकम मिल जाती है। तो ये सारा कुछ चलता है। एक्सियन माफिया, एसडीओ माफिया, ऊपर जो लोग हैं, मतलब वो लोग जो इस करप्शन में हिस्सेदार हैं, उनके साथ मुख्तलिफ सरकारी हुकूमतों पे इल्ज़ामात लगाए, तरक्याती कामों में खुर्द बुर्द के भी इल्ज़ामात लगाए, कॉन्ट्रैक्टर्स पे भी इल्ज़ामात लगा ले, लेकिन सवाल ये है कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो दीन अमान के साथ काम करते रहे और बखूबी काम सर अंजाम देते रहे और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जमा करवाई और अभी तक वापस ना मिल सकी, तो ऐसे अनासिर भी सामने आई हैं जो उनके हक पर डाका डाल गए हैं। ये हुकूमत को सोचना चाहिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।